अध्ययन करेंगे बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध जबान का। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग में कविता, उपन्यास और कहानी आदि विधाओं पर रचना करने वाले प्रमुख रचनाकार हैं। उनके प्रमुख निबंधों में बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, जात पात, हिंदू जाति के स्वाभाविक गुण, हिंदी की वर्तमान दशा, कृषकों की दुरावस्था, महिला स्वातंत्र्य, देश सेवा महत्व, हमारा दास्य भाव, ग्राम्य जीवन, आँख, कान, नाक, खटका, नए तरह का जुनून आदि हैं। निबंधों में भट्ट जी ने गंभीर विषय को तर्क सम्मत शैली द्वारा स्थापित किया है। जहाँ उन्होंने एक तरफ सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर निबंध लिखे, वहीं दूसरी तरफ आँख, नाक, कान, खटका जैसे सामान्य विषयों पर भी निबंध लेखन किया है। उनके निबंधों की भाषा सरल है और उनमें लोकोक्ति और मुहावरों का अधिकतर प्रयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से निबंधों में उर्दू की शब्दावली भी देखने को मिलती है। जबान निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी ने हमारी 5 कर्मेंद्रियों में से जिह्वा के महत्व को प्रतिपादित किया है। जिह्वा के साथ साथ मनुष्य के जीवन में वाणी का अर्थात बोली का क्या महत्व है, उसका भी प्रतिपादन इस निबंध में हमें देखने को मिलता है। संक्षेप में कहें तो बालकृष्ण भट्ट जी मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखने की प्रेरणा देते हुए दिखाई देते हैं। जबान निबंध के प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, कहने को मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं और यह पुतला उन्हीं 5 कर्मेंद्रियों का बना है, किंतु उन इंद्रियों का प्राबल्य केवल अपने विषय में है। अपना विषय छोड़ दूसरे के विषय में कुछ अधिकार नहीं रखती। जैसा कर्णेंद्रिय का अधिकार शब्द पर है, तो कान को रूप से जो नेत्र का विषय है कुछ सरोकार नहीं है, ऐसा ही नेत्र को त्यागेंद्रिय से जिसका अधिकार स्पर्श पर है कुछ सरोकार नहीं है। कड़ी वस्तु देख नेत्र को न कुछ दुख मिलता है, न मुलायम को देख कुछ सुख। नासिका का विषय सुगंधी दुर्गंधी है। शेष 4 शब्द, स्पर्श, रूप, रस से नासिका को कोई प्रयोजन नहीं है। पर जबान सब इंद्रियों में इतनी प्रबल है कि यह जायका लेने के समय सिवाय रस के, जो इसका प्रधान विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध सबों को अपने में समेटती है। अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का निर्माण जिन 5 इंद्रियों से हुआ है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, उन हर एक इंद्रिय का अपना एक अलग कार्य है, सिवाय जिह्वा को छोड़कर। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, कर्णेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय या दृश्येंद्रिय जिसे हम कह सकते हैं, उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं रखता। इसी प्रकार घ्राणेंद्रिय अर्थात नाक का काम गंध को अनुभव करने का है, किंतु वह नेत्र के कार्य में कोई बाधा या कोई अधिकार नहीं रखता। केवल जिह्वा ही ऐसी इंद्रिय है जो स्वाद लेने के साथ साथ अन्य इंद्रियों के कार्य का भी हस्तक्षेप स्वयं में समेटे हुए है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जिह्वा न केवल भोजन का स्वाद या रस अनुभव करती है, बल्कि साथ साथ अन्य इंद्रियों के कार्य को भी करती है। जैसे भोजन कठोर है, कोमल है, जो कि त्वचा का काम हो गया,
भोजन में गंध मधुर है या दुर्गंध है, जो कि नाक का काम हो गया। भोजन चिकना है, मुलायम है, या भोजन करते समय कैसी आवाज़ आती है, जो कर्नेंद्रिय का काम है। अर्थात कुल मिलाकर कहें तो एकमात्र जिह्वा ही ऐसी इंद्रिय है जो अन्य 4 इंद्रियों के कार्य में अपना हस्तक्षेप रखती है। आगे निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, भोजन के समय जरा भी दुर्गंध हो या खाना जिसे हम खा रहे हैं गंधाता हो, कभी न खाया जाएगा। खाने की कौन कहे मिचलाई आने लगेगी, जो पेट में है वह भी बाहर निकल पड़ेगा। उनकी तो बात ही निराली है, जिन्हें दुर्गंधी ही सुगंधी है। हमारे साहबान अंग्रेजों के साफ और सुथरे दस्तरखान पर चमाचम रकाबियों में जब तक महीनों की सड़ी मांस या मछली और पनीर न रखा हो, तब तक लज्जत और जायका नहीं। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें दुर्गंधी की वस्तुओं में भी सुगंधी का अनुभव होता है। अर्थात मांसाहारी व्यक्तियों की तरफ संकेत करते हुए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मांस की दुर्गंध भी सुगंधी जैसी अनुभव होती है। जब तक ये दुर्गंध उन्हें नहीं आए तब तक उन्हें स्वाद का अनुभव ही नहीं होता। आगे बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, जितनी ही ज्यादा भभक हो उतना ही ज़्यादा जाका। जाका अर्थात जायका, स्वाद। यानी मांसाहारी व्यक्तियों के नाक में जितनी ज़्यादा मांस की दुर्गंध या भभक जाती है, उतना ही ज़्यादा उन्हें वो मांसाहार स्वादिष्ट जान पड़ता है। किंतु इस भोजन को शाकाहारी शायद ग्रहण करने से भी कतरा जाए। किंतु सफाई को इतना अधिकार दिया गया है कि होटलीय हिंदुस्तानी भाई भी उसी सफाई पर मोहित हो साहबों की जूठी रकाबियों पर मक्खी सा जा टूटते हैं। दूसरी तरफ बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, वैसे तो हमारे होटलों में सफाई को बहुत महत्व दिया जाता है, किंतु हिंदुस्तान के होटलों में अगर देखें तो इस मांसाहार के लिए होटलों में काम करने वाले शायद सब कुछ भूलकर बड़े बड़े लोगों द्वारा झूठे छोड़े गए भोजन को भी ग्रहण करने से पीछे नहीं हटते। आगे बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, इलायची, केवड़ा, केसर आदि सुगंधित द्रव्य इसी प्रयोजन से भोजन के पदार्थों में मिलाए जाते हैं, जिससे उसमें सुगंधी आ जाए और सुगंधित भोजन मामूली भोजन से सवाया अधिक खाया जाता है। यानी जिह्वा का गंध से कितना अटूट संबंध है कि भोजन की ओर आकर्षित करने के लिए ही शायद हमारे भोज्य पदार्थों में सुगंधित द्रव्य मिलाए जाते थे, क्योंकि हमारी जिह्वा हमारे नाक का काम भी साथ साथ अपने में समेटे हुए है। जितनी अधिक भोजन में गंध या सुगंध, उतना ही अधिक व्यक्ति भोजन को खाने की तरफ आकर्षित होता है। अब दूसरी बात, नेत्र को जिह्वा से क्या सरोकार है, इस पर चर्चा करते हुए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, साफ और स्वच्छ पदार्थ देखते ही जीभ से पानी टपकने लगता है। यानी नेत्र इंद्रिय और जिह्वा जो हमारी एक इंद्रिय है, उनका आपस में क्या सरोकार है, ये अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे सामने रखा भोजन साफ
स्वच्छ है तो हम उसे खाने के लिए लालायित हो जाते हैं। स्वादिष्ट भोजन कशीफ और मैला तो हो, भाव दुष्ट होने से चित्त उस पर इतना नहीं लहलोट होता जितना साफ और स्वच्छ पदार्थ पर जो नेत्र को भाता हो। भोजन चाहे खाने में कितना ही स्वादिष्ट हो, लेकिन अगर उसे स्वच्छता से परोस कर हमारे सामने नहीं रखा गया हो तो शायद हम उस भोजन को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखते हैं और फिर उसे ग्रहण करने से भी शायद कतरा जाते हैं। इसी तरह स्पर्श सुख का सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव जैसा जीभ कर सकती है, वैसा शरीर के दूसरे हिस्से नहीं कर सकते। इसी से जीभ का रसना यह नाम सब भांति सार्थक है। जीभ का हमारे स्पर्शेंद्रिय से क्या संबंध है, क्या सरोकार है, वो बताते हुए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जीभ का स्पर्शेंद्रिय से गहरा संबंध है, इतना गहरा कि शायद शरीर के किसी दूसरे हिस्से का नहीं होगा। इसीलिए जीभ को शायद रसना भी कहा जाता है।